अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मोहम्मद अकबर बाजवा मौजूद हैं। अकबर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं तो ना वैसे 2 दिन से कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ। पीएसएल का आगाज हो चुका है और पीएसएल में मेरी जो फेवरेट टीम है लाहौर कलंदर्स, उसने पहले मैच ही जीत गए हैं। आपको यही नहीं पता? मतलब आप लाहौरी नहीं है क्या? आप लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं, मैं लाहौर कलंदर्स को बिल्कुल दिल से सपोर्ट करता हूँ। आंखें मेरी देखने से कासिर रही हैं असल में मैच। आपने बताया मेरे दिल में लड्डू फूट उठे हैं खुदाई कसम। जैसे आपने बताया पूछा है ना, मुझे समझ आ गया कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। बहरहाल लाहौर कलंदर्स के मैच में या पीएसएल में लाहौर कलंदर्स जो है उसने हरा दिया है जी ज़ल्मी को। और ज़ल्मी बड़ी फेवरेट टीम कहा जा रहा था और हमेशा ज़ल्मी जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा हम देखते हैं कि खर्चा हो रहा होता है। बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं। ज़ल्मी का नाम तो डेफिनेटली बड़ा अच्छा है, लेकिन लाहौर कलंदरों को कैसे आप छोड़ सकते हैं? लाहौर कलंदर्स जो है लेकिन ज़ल्मी ज्यादा करीब है मेरे दिल के नाम के एतबार से। एनीवेज लाहौर कलंदर्स जीत गई जी, बहुत बहुत मुबारक हो आयशा आपको। आज एक और मैच लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ होने जा रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक लाहौर कलंदर्स के लिए। और राना फवाद साहब जो है वो भी मेरे बड़े फेवरेट हैं। उनको वो किसके फेवरेट नहीं है? थोड़ा सैड होते हैं ना तो दिल बड़ा उदास हो जाता है और ना दिल करता है कि यार इनको वैसे ही जितवा दो, कुछ नहीं होता। बहरहाल जी पीएसएल का आगाज हो गया और सब अपनी घर में टीवी पे बैठ के ग्रूव देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 20% जो शायकीन है उनको इजाज़त है कि वो ग्राउंड में जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर मैच देख सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि आप सब लोग भी घर में बैठकर मैच को देखें। सिर्फ 20% जिन्होंने पहले से बुकिंग करवाई हुई है वही जा सकते हैं, वही एंजॉय कर सकते हैं। हमारे टॉपिक्स आज क्या क्या है? सियासत का ग्रूव। हम सबसे पहले सियासत के ग्रूव को डिस्कस करेंगे आज। और बल्कि जैसे पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट की शुरू है, पाकिस्तान में भी एक सुपर लीग सियासत में शुरू हुई हुई है। अच्छा, अभी ये बाय इलेक्शंस के बाद सेनेट इलेक्शंस और ये ना हमारे पास एक मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। हाँ, यही तो खूबसूरती है। हर रोज एक नया इशू होता है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। और ये जो एंटरटेनमेंट है ना, मैं समटाइम्स सोचती हूँ कि अगर मैं किसी और मुल्क में पैदा हुई होती तो ये किस तरह से मैं एंजॉय करती है हमारे मुल्क में ये बयानबाजियां और ये सियासत जिस तरह से चल रही होती है। क्योंकि मैं कहीं और होता तो मैं बहुत एंजॉय करता, लेकिन कितनी अनएक्सपेक्टेड बात कर दी जाती है कि आप सोच भी नहीं रहे होते कि इस तरह की बात की जा सकती है। बहरहाल आज हम सबसे पहले बात करेंगे जी पीके 63 नौशहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होम ग्राउंड। वहाँ पर जबरदस्त शिकस्त हम कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। यह नून लीग जीत गई है, इस पर हमें डिटेल से बात करनी है। NA 75 डस्का, इसका ज़िमनी इलेक्शन, इसमें कौन जीता है ये एक मुअम्मा ही बन चुका है। नहीं, अभी तक फाइनल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं किया। अच्छा, मजे की बात ये है, मजे की बात यह है कि ECP पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब आप चाहे ये देखें कि वो सदारती ऑर्डिनेंस की समाअत चल रही सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे ECP सुप्रीम कोर्ट के सामने डट के अब स्टैंड किसका ले रहा है? PMLN का। यहाँ पे जो प्रेस रिलीज उन्होंने इशू की कि धुंध हमें नहीं पता ये कहाँ गायब हो गए थे ये सब कुछ, तो इसको उन्होंने जो उन्होंने कहा मुतराज़े हो गए सब कुछ, वहाँ पे किसकी साइड ले रहा है? नून लीग की। अब परवेज खटक साहब ये कह रहे हैं कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं बताऊंगा कि ECP ने KP में जहां पे उनकी 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनी और दूसरी दफा बनी, वहां पे ECP ने अच्छा आई होप कि वो नून लीग की साइड ले ली। उनके भाई ने जश्न मनाया था उसका भी वो जवाब देंगे। लियाकत खटक साहब ने नून लीग की जीत पर जो जश्न मनाया उसके बारे में डेफिनेटली अगर वो नहीं बताएंगे तो सवाल भी उनसे किया जाएगा। इसके अलावा जी जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, हम अक्सर उनको देखते हैं कि सिर्फ उनका काम हम समझते हैं कि सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, कोई लेन जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिंडी का एक ट्रैफिक वार्डन है जिसने एक खातून की जान बचाई है। वो सारा क्या मामला है इस पर भी हमें बात करनी है। और इसके साथ साथ मिक्स मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी अहमद मुश्तबा जो है उनसे भी हम आपकी मुलाकात अहमद मुश्तबा वुल्वरीन वो कैरेक्टर आपने देखा हुआ ना? मैंने बिल्कुल देखा। वो दो यहाँ से ब्लेड्स निकलते हैं, इनकी शक्ल वुल्वरीन से मिलती है, वो दाढ़ी का स्टाइल वैसा है वुल्वरीन जैसा। आगाज करते हैं। खैर, तहरीक इंसाफ का जनाब होम ग्राउंड था नौशहरा। वो PK 63, मुझे वो वैसे PK फिल्म आ गई याद। PK हो क्या? PK वहां पे नून लीग जीत गई है। और ज़िमनी इलेक्शन का जो सबसे बड़ा सरप्राइज बना ये जीत ने जहां पर नून लीग को KP में आइंदा की सियासत करने के लिए कुछ ईंधन दिया है, वहीं पे वजीर दिफा परवेज खटक पार्टी में पोजीशन उनकी कमजोर हो गई है, क्योंकि उनके भाई पर यह इल्जाम आ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कैंडिडेट को हरवाया। वैसे आपको याद है ऐसा परवेज खटक साहब ने कुछ अर्सा पहले गो के वो पश्तो में तकरीर की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन न रह सके। ट्रेलर तो नहीं दिखा दिया कहीं उन्होंने? हो सकता है, आपको याद है 2018 के बाद इलेक्शन के फौरी बाद भी कुछ इस तरह की खबरें आई थी कि परवेज खटक साहब जो है ना वो कुछ पार्टी रहनुमाओं को अपने साथ मिला के कुछ शरारत करने लगे हैं। तो वो इस तरह की शरारतें करते रहते हैं। और वैसे शरारतें PTI में ही चलती हैं।
पीटीआई में ही चलती है, लेकिन मैं कहूँगी जमहूरियत, अच्छी बात ये पार्टी की जमहूरियत है। हमारा मुल्क जो है ना जमहूरी मुल्क है, तो इसमें ये सब कुछ चलता है। क्योंकि जब पीटीआई के रहनुमाओं ने भी यही कहना है तो फिर हम नहीं, दिल के खुश रखने कोई ख्याल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ख्याल है। और अकबर, वैसे कहा जाता है कि जिस सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत होती है, मोस्टली एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि उसी का ही उम्मीदवार जीतता है, लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है, होता है कि फंड्स इसको मिलेंगे, ये हम पे लगाएगा। हाँ, पंजाब में देख लें आप। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो गई है। लेकिन अब जो लियाकत खटक हैं, जो परवेज़ खटक के भाई हैं, उन्होंने पार्टी उम्मीदवार की खुलकर मुखालफत की है और वज़ीर आला ने उन के बारे में ये कहा है कि काबीना से वो बिल्कुल फारिग हो गए हैं, उनके लिए अब काबीना में कोई जगह नहीं है। ये हुआ क्या है खैबर पख्तूनख्वा में, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश साहब। कामरान साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये नौशहरा में हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। बड़ी दिलचस्प कन्वर्सेशन आपकी हो रही थी, मैं सुन रहा था और महसूस भी हो रहा था। नौशहरा इलेक्शंस के 3 एस्पेक्ट्स हैं बड़े इम्पॉर्टेंट, वो मैं ज़रा बता देना चाहता हूँ, टाइम थोड़ा सा लगेगा। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी तरफ आपने भी निशानदही की, कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी सूरत इलेक्शन अमल के ऊपर असरअंदाज नहीं हुई। हमने इलेक्शन कमीशन को पूरे इलेक्शन को, PK 63 के इलेक्शन हो या कुरम का इलेक्शन हो, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को हमने मुकम्मल बाइख्तियार बनाया और उन्होंने पूरे इलेक्शन को कंडक्ट किया। तो ये सबसे पहले क्रेडिट जाता है, जैसे आपने कहा कि जो भी हुकूमत होती है वो इलेक्शन अमल के ऊपर असरअंदाज होती है। तो पहला तो ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं हुई, ये अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की, वो लियाकत खटक साहब की इंक्लिनेशन थी PDM के उम्मीदवार। ये नून लीग के उम्मीदवार नहीं थे, ये PDM के उम्मीदवार थे। सब जमातें मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी ये, और इनकी 2018 में बहुत बड़ा वोट था अगर इन सब की इकट्ठा हो जाए। अभी इन्होंने 21,000 वोट लिए हैं। खैर जो भी है, PDM का कैंडिडेट जो है वो 21,000 वोटों से इलेक्शन कमीशन के रिज़ल्ट के मुताबिक वो जीता हुआ है। हमारा बड़ा नैरो मार्जिन था। लियाकत खटक साहब की कुछ नाराज़गियाँ थी, उनको पार्टी लेवल पे जो है हमने सूबाई हुकूमत से उनको उनके ओहदे से सुबकदोश कर दिया है। अब मज़ीद पार्टी और तंजीमी लेवल पे इंक्वायरी हो रही है। तीसरा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे सामने अब वो बेद खुल रहे हैं, वो इस इलेक्शन में नून लीग की जानिब से जो इनके तारीख़ी तौर पर ये दांधली ज़दा लोग हैं, इनकी एक महारत है, कमाल महारत से ये दांधली करते हैं। हमारे पास सबूत आ गए हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे हलके में कल कुछ शादियाँ थी, मैं उधर गया हूँ, तो उनमें कुछ खटक बरादरी के हमारे लोग हैं, बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं हमारे, और उन्होंने मुझे वलीमे पे कहा कि जी आप को हम सबूत देंगे कि इन्होंने क्या, इनके पूरे सूबे में जो बड़े दांधली के एक्सपर्ट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारी रिवायात ऐसी नहीं है, वरना मैं अभी आपको नाम भी गिनवा देता हूँ, जो कि नौशहरा में बैठ गए। उन्होंने कमाल महारत से 6,000 से ज़्यादा वोट जो है वो बोगस कामरान साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि PDM की जो तमाम जमातें थी उनके ये कैंडिडेट थे, और वो तमाम सारी जमातें जिन्होंने इन उम्मीदवार को खड़ा किया, वो मिलकर भी इतने वोट नहीं ले सकती थी जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट लेती, इसलिए उन्होंने धांधली की। बिल्कुल, ये तो अटल हकीकत है। खैबर पख्तूनख्वा में हो या पाकिस्तान में हो, ये 11 जमातें अपने साथ मजीद भी मिला ले अल्लाह के फजल से, फिर भी तहरीक इंसाफ से नहीं जीत सकते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन्होंने 6,000 से ज़्यादा जाली वोट्स कास्ट किए। इन्होंने जो वुमेन पोलिंग स्टेशंस हैं उसके ऊपर इन्होंने बड़ी प्रोफेशनल ख़वातीन को बुलाया जो कि इस चीज़ में एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने ख़वातीन को हरासा किया, और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये कह रहा हूँ कि आपके अपने रिपोर्टर से पूछने के वहाँ पे क्या हुआ। हमने भाई, हमारे रिपोर्टर्स तो ये बता रहे हैं, हुकूमत ने, हमारे रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि लियाकत खटक साहब ने अपोजिशन उम्मीदवार का साथ दिया पसे पर्दा, और अपनी पार्टी का साथ नहीं दिया। अच्छा चले, मान लिया आपकी बात, परवेज़ खटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, आपकी ये तमाम बातें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीनी तौर पर बताएंगे, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, अगर ये मामला है तो फिर उनको वजारत से क्यों हटाया गया लियाकत खटक साहब को? ये इल्ज़ाम क्यों है, और वो सफाइयाँ क्यों देते फिर रहेंगे? मैं तो अभी भी PTI का टाइगर हूँ और मेरा तो कोई लेना देना नहीं। नाज़िमों ने फायरिंग कर दी थी और मैं तो जश्न में नहीं था, मेरा बेटा नहीं था। मैंने तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की। पहला एस्पेक्ट के इलेक्शंस के ऊपर हम असरअंदाज नहीं हुए। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि लियाकत खटक साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तीसरा एस्पेक्ट मैंने दानली का बताया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब एक सवालिया निशान बन गया सर, इस चीज पे बात कर लेते हैं। लियाकत खटक साहब क्यों अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे?
और ये स्टिच इन टाइम सेव्स 9 अंग्रेजी में कहते हैं, तो स्टिच इन टाइम सेव्स नौशहरा हो सकता था। यहाँ पे इमरान खान साहब आज जो आ रहे हैं पेशावर और वहाँ पे आके वो सुना है कि सुलह सफाई करवाएंगे, मामला करेंगे, ये पहले क्यों नहीं ख्याल आया? पार्टीज तो यूँ नहीं होता कि भाई मेरा नहीं है तुम्हारे साथ, मैंने पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, मैं कहीं और सपोर्ट करने लगूँ, क्यों मेरी जाती लड़ाई चल रही है। एक तो आज खान साहब जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो आ रहे हैं, हमारे कायद हैं, हमारे नज़रिए का महवर हैं, वो कोई सुलह सफाई के लिए नहीं आ रहे। खान साहब का ये मिजाज ही नहीं है कि वो सुलह सफाई और मसलहत की सियासत करे। अगर हमने मसलहत की सियासत करनी होती तो 2018 में इलेक्शन साल में हम 20 लोगों को पार्टी से नहीं निकालते। हमने अगर मसलहत से काम लेना होता तो हम अपने लॉ मिनिस्टर की जो अभी वीडियो सरफेस हुई है हम उनको ना काबीना से निकालते। और अगर हमने मसलहत से काम लेना होता तो लियाकत खटक साहब को बिल्कुल हमने ये देखा है कामरान साहब के इमरान खान साहब फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं, चाहे अपनी पार्टी के रुकन के खिलाफ ही हो। तो लियाकत खटक साहब जो है उनका मुस्तकबिल फिर पार्टी के लिए क्या है? निकाल दिया। देखें, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा एक तंजीमी ढांचा है, तंजीमी सतह पर भी उनके खिलाफ मामलात शुरू हो गए हैं, ये तो पार्टी की तंजीम फैसला करेगी। हमने हुकूमती सतह पर उनको काबीना से फ़िलहाल जो है वो फारिग कर दिया है। ये मामला, मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि हम डिसिप्लिन पे यकीन रखते हैं। हम वज़ीर आज़म साहब ने 25 साल मेहनत की है, इमरान खान साहब ने, ये जद्दोजहद जो है हम ऐसे रायगान नहीं जाने देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कामरान साहब। आखिरी बात बता दीजिएगा, जो सबूत आज आप अभी आपने भी बात की और आज परवेज़ खटक साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सामने रखेंगे, तो वो सबूत किस तरह के हैं? कोई वीडियोस हैं या कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं? ज़रा वो बता दीजिएगा थोड़ा सा। देखें, हमारे पास पोलिंग स्टेशंस का डेटा आया हुआ है जहाँ पे एक्स्ट्रा वोट्स कास्ट हुए हैं, जहाँ पे जो रजिस्टर्ड वोट्स हैं उससे ज़्यादा जो है वोट्स कास्ट हुए हैं। वहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे अनडिनाइबल एविडेंसेस हैं जो कि आज हम इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगे। और ये मैं आपको एग्जैक्टली जो मरियम नवाज साहिबा बात कर रही थी कल के फॉर्म 45 के साथ हमने टैली किया है और जो टोटल कास्ट वोट थे वो ज़्यादा निकले और फॉर्म 45 पे उतने वोट नहीं है। मेरा ख्याल है उसी तरह का एविडेंस की आप बात कर रहे हैं कि आपके पास मौजूद है। एक छोटी सी बात, मसलियत की सियासत आप नहीं करते सर, लेकिन खान साहब जो अब सेनेट इलेक्शन के लिए आ रहे हैं वहाँ पर। जी 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 आप बोलें। जी मैं अर्ज कर रहा था, सवाल सिर्फ आखिरी छोटा सा सवाल है कि खान साहब अब सेनेट इलेक्शंस के लिए ये खबर थी कि वहाँ पर उनको, ये खुद अपने मुंह से कह चुके कि सब नहीं बिकते, कुछ बिक भी जाते हैं और नंबर्स गेम चेक करने आज वो वहाँ पर आ रहे हैं। तो उन्हें अब जिसका पता चलेगा कि ये तहरीक इंसाफ को वोट शायद कास्ट ना करे, वो फिर वहाँ पर कोई मसलियत नहीं है, ठीक है निकलना तो निकलें, कोई नाराज़गी दूर नहीं करनी किसी की। देखिए, NA-75 की आपने बात की, डस्का की, मोहतरमा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी वाज़ेह है। हमारे कारकुन जो है वहाँ पे शहीद हुए, इनको शर्म आनी चाहिए। ये फिर तकरीरों में कहते हैं, मैं आयशा जी ने जो अभी बात की वो आल्दो के मज़ाक में की, लेकिन ये रवैये सियासत में नहीं होते। इन्होंने जो कहा कि लाहौर कलंदर को हम वैसे ही जितवा दें, ये मोहतरमा कहती है कि इनके नून लीग को हम ऐसे ही बस ओपन फील्ड दे दें कि वो जीत जाएं, और अगर वो नहीं जीतती तो फिर वो दांधली का इल्ज़ाम लगाएं, फिर वो गुंडागर्दों को मैदान में लाएं, फिर वो दांधली एक्सपर्ट्स को मैदान में लाएं। ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपने जमहूरियत की अगर बात करनी है तो पुरअमन रवैये होते हैं, आपने अमन पसंदी से अदल और जमहूरियत की राह अपनानी होती है। बिल्कुल ठीक। तो मरियम सफदरावान साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो झूठ का पलंदा है, वो ड्रामेबाजियां करती हैं और उन्होंने हमारे कारकुन को शहीद किया। लेट्स सी सर, इलेक्शन कमीशन उस पे क्या आखिरी फैसला देता है। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन 2 बाई इलेक्शंस में, खास सेनेट इलेक्शंस में क्या होगा, नुक्ता नजर होगा खासतौर पर खान साहब का, उस पर रोशनी डाल रहे थे बंगी साहब। बिल्कुल, कामरान बंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने NA-75 की बात की थी, तो यहीं से आगाज जो है वो तो हमने कर लिया था, लेकिन यहीं से बात को आगे बढ़ा देते हैं। NA-75 का इलेक्शन जो है उसमें कौन जीता है कौन हारा है ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो सका है। डस्का की कौमी असम्बली की नशिस्त जीतना हुकूमत और अपोजिशन ने लगता है ऐसे कि अपने लिए अना का मसला बना दिया है। 2 अफराद इस अना की भेंट भी चढ़ चुके हैं और इलेक्शन के बारे में अभी तक नहीं पता कि किसने इसमें मैदान मारा है और कौन हार गया, ये फैसला भी होना है। इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ इंतखाबी नतीजा रोक लिया बल्कि प्रेस रिलीज के जरिए इंतजामिया को चार्जशीट भी कर दिया है और 20 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट जो हैं वो तब्दील होने की अब इंक्वायरी की जा रही है। एग्जैक्टली, और हुकूमत इलेक्शन रिजल्ट जारी करने का और नून लीग दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। कल मरियम साहिबा ने कहा था कि ये दोबारा
इलेक्शन कराया जाए पूरे हल्के के अंदर। साथ उन्होंने ये कहा था कि इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया था कि इन्होंने जिन्होंने धांधली की इन्हें सजाएं दी जाएं, और खासतौर पे वो लोग जो वो गायब हो गए थे वहां से। शहबाज गिल साहब ने परसों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया से बात करते कि अगर डस्का में इलेक्शन दोबारा होगा तो बाकी 2 हल्के जहां से पीटीआई हारी है वहां पर भी दोबारा इलेक्शन होगा। तो ये तो मेरे ख्याल से जो भी बड़े पैसे हैं जी हमारे पास, करोड़ों रुपए एक इलेक्शन पे लग जाता है, इलेक्शन पे लग जाता है, आवाम के ऊपर लगा दें, शायद आवाम थोड़ी सी दुआएं दे दे। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्र करने के लिए। सर, ये आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, ज़रा अपने तजर्बे से हमें मौका दीजिएगा हम इस्तिफादा हासिल कर सकें। क्या देख रहे हैं कि हल्के में क्या होने जा रहा है? क्या दोबारा से इंतखाब हो सकता है, या फिर जो पोलिंग स्टेशंस जहां से अभी तक पोलिंग बैग्स नहीं पहुंचे हैं या जहां पर मसले मसाइल रहे हैं वहां पर दोबारा इलेक्शन हो सकता है? असूली तौर पर तो ये जो कि 22 पोलिंग स्टेशन पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो गायब करवाए गए, उसके मुताबिक वो प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने अपना तहरीरी बयान जो है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना है। तो उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल फैसला करेगा। लेकिन जिस तरह से हालात जा रहे हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, नुक्ता नजर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का 75 पर पूरे हल्के में नए सिरे से इंतखाबात करवा दें, क्योंकि ये सारा इलेक्शन जो है 75 का मशकूक हो चुका है। इसमें ज़ाहिर है कि जैसे भी इलेक्शन कमीशन ने भी अपना प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया, उन्होंने सूबाई हुकूमत पर अदम तावन किया, अदम एतमाद कर दिया। इन हालात को देखते हुए हमें तो ये नजर आ रहा है कि हल्का 75 पर असरे नौ इंतखाब करवाया जाए, और मेरा तो ख्याल यही है कि सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के साथ जानबूझकर उन्होंने आदमी तावन किया, और इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ कि सूबाई हुकूमत जो इंतजामी तौर पर पूरी की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ठीक करना, पुलिस उनके अंडर है, तो उन्होंने पुलिस को भी खामोश तमाशाई बना दिया, 22 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को भी गायब करवा दिया, और इसका रिजल्ट में टैंपरिंग की। ठीक, अच्छा सर, ये जो खबरें आ रही हैं कि रिजल्ट के साथ टैंपरिंग की गई, अब जिन अफसरान ने मुबैना तौर पे रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश की या किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या सजा हो सकती है? ये कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएगा और फिर वो सही हकायक बयान कर देंगे कि किन्हों ने उनको रिजल्ट जो है वो टैंपरिंग करवाया। सजा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसरान को भी मिलेगी, या जिन्होंने दबाव डाला सजा उनको भी है। वो 3 साल की सजा है हमारे इलेक्शन कानून में कि जो रिजल्ट टैंपरिंग करे, रिजल्ट को तब्दील करवाए, तब्दील करवाने वाला भी दबाव डालने वाला भी, उन दोनों पर जो है वो सजा का हमारा बाकायदा इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 167, 168 और 169 में वाज़ा लिखा है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट में तब्दीली करवाएगा, दबाव डालेगा, धमकियां देगा, तरगीब देगा, लालच देगा, करप्शन करेगा, तो उसको 3 साल की सजा है। तो ये एक बड़ा सीरियस केस मसला हो चुका है। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है वो इंतजामिया पर चार्जशीट है, क्या इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला पंजाब को भी तलब कर सकता है? ज़ाहिर है कि वो वज़ीर आला को भी तलब कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन चूँकि वज़ीर आला एक पॉलिटिकल पोस्ट है तो इस लिहाज से वो जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के खिलाफ करेगा। तो सर, ये जो अब सारी सूरत हाल सामने आई है, इसके बाद यूं लगता है कि 3 हल्कों में सिर्फ इलेक्शन था, और फिर इसके अलावा इससे पहले 2 हल्कों में इलेक्शन हुआ, और फिर 1-2 हल्कों में और होना है। हर जगह पे 1-1, 2-2 इलेक्शंस को भी सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा इलेक्शन कमीशन। तो ये क्या इतने पूरे मुल्क में अगर फ्री एंड फेयर जब इलेक्शन होंगे तो तब कैसे कराएगा इलेक्शन कमीशन? ये दुरुस्त कहा है, लोगों की ये तासरात जो हैं उनको मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये आप एक उनको मौका हाथ में लगाया कि गुजरांवाला का इलेक्शन 75 में जो उसमें वो नाकाम, किसी तरह से भी नाकाम हो गए, सूबाई तावन नहीं किया, तो आइंदा इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अफवाज पाकिस्तान की निगरानी में करने होंगे। बेशक तमाम सियासी जमातें उस पर एतराज करें, तो बेशक तमाम सियासी जमातें उसको बाइकाट कर दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की मदद, तावन, मावनत के बगैर इंतखाब नहीं करवा सकता। बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ा अच्छा पॉइंट अकबर आपने उठाया और इत्तेफाक भी किया है कंवर दिलशाद साहब ने कि
एक दो हल्के में इस तरह की कारकर्दगी, इलेक्शन कमीशन के बारे में उसकी कारकर्दगी पे बात की जा रही है, तो जब पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन होगा, उस वक्त तो डेफिनेटली दूसरे लेवल पे वैसे दोनों पार्टीज भी मिलकर केओस को एक ऐसे लेवल पर लेके जा रही हैं कि जहाँ पे फिर उसको कैलिब्रेट करना मुश्किल हो जाए, उसको संभालना मुश्किल हो जाए। तो ये बड़ी तशवीशनाक, खतरनाक सी सूरत हाल। एनीवेज एक और अहम खबर है, तहरीक इंसाफ को एक और धचका लगा जनाब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सैफुल्लाह आबड़ो के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फैसल वाडा, इससे पहले हमने ये खबर दी थी कि वो भी काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं अपने कागजात नामजदगी के सिलसिले में। उनके भी कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया गया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और अब सैफुल्लाह अबड़ो जो है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गए। वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। वकास, डिटेल्स बताइएगा, क्या वजह बताई गई है कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की? जी देखें, पीटीआई उम्मीदवार सैफुल्लाह आबड़ो के कागजात नामजदगी के खिलाफ ये दरख्वास्त थी। गुलाम मुस्तफा मेमन की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि सैफुल्लाह आबड़ो ने कागजात नामजदगी में असासे छुपाए। सैफुल्लाह आबड़ो के असासों में अचानक कई गुना इजाफा हुआ। 2018 और 2021 के गोशवारों में जमीन और आसमान का फर्क है। सैफुल्लाह आबड़ो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठाया। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से हमें सुना नहीं, तो हम इस हवाले से वो ट्रिब्यूनल के सामने आए, अपना मौक़िफ़ बयान किया। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उनकी जानिब से ये फैसला सामने आया कि जो अपील थी इनके खिलाफ वो मंजूर कर दी गई है। सैफुल्लाह आबड़ो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। वकास, ये भी बता दीजिएगा मुख्तसरन के किन असासों का इल्ज़ाम है उन पर जो उन्होंने छुपाए? देखें, असासों का जो तफसीलात, तमाम तर तफसीलात हैं वो इस वक्त अदालत में मौजूद है, लेकिन ये कहा जा रहा है वकला की जानिब से कि इसकी जो कारोबारी साख है और इसके साथ साथ जो दीगर असास हैं उसमें तेजी जो है वो इस तरह आई है कि आम इंसान के कारोबार में इतनी जल्दी से तेजी नहीं आती, लेकिन तेजी आने के बावजूद। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। तो एक और प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो गई है। अब इनका मुतबादिल उम्मीदवार कौन होगा या इसको दोबारा से चले? एसिड बियॉन्ड मींस, ये वैसे ऑपोजिशन के ऊपर हम अक्सर इल्जाम सुनते हैं, नैब लगाती है। खैर अब एग्जैक्टली ऑपोजिशन ने वो एक हुकूमती जो उम्मीदवार था उस पर इल्जाम लगाया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मान भी लिया। ये भी तो बड़ा अहम है ना। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। और एक स्लोगन बड़ा मशहूर है और वो ये है कि पुलिस का फ़र्ज मदद आपकी, लेकिन अक्सर हमें इस पर पूरा उतरते हुए नजर नहीं आते। लेकिन रावलपिंडी के ट्रैफिक वार्डन मेहताब आलम जो हैं वो इस स्लोगन पर पूरा उतरे हैं, और मेहताब ने वैन में दिल का दौरा पड़ने वाली खातून को अपनी मदद आपके तहत अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई है। बहुत ज़बरदस्त बात है। वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक शेर है आयशा, इस पर मुझे याद आ गया कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान के दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। तो ये इंसानियत है कि आप नौकरी अपनी जगह पे, सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन एक इंसान सामने जिसकी जान जा रही थी तो उसकी वो हमारे मदद में भी है ना कि आपने एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। तो चौधरी तसव्वुर हमारे नुमाइंदे ने इस पर रिपोर्ट तैयार किया, पहले वो देखते हैं, फिर मेहताब साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। फर्ज शनास भी, अवाम के मददगार भी, रावलपिंडी के ट्रैफिक वार्डन मेहताब सबके लिए मिसाल बन गए। मुसाफिर वैन में खातून को दिल का दौरा पड़ने पर ट्रैफिक वार्डन मेहताब ने फौरी तौर पर अपनी मदद आपके तहत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों का कहना है कि बर वक्त अस्पताल पहुंचने के बायस खातून की जान बच गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी राय मजहर ने इंसानी हमदर्दी का शानदार मुजाहिरा करने पर वार्डन मेहताब को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम दिया। जब आप इंसानी जान बचाने के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी से बढ़ के आगे जाते हैं तो उससे फिर आवाम भी अप्रिशिएट करती है, आपका ज़मीर भी सेटिस्फाई होता है। तो मैं उसको जितना अप्रिशिएट करूँ काम है। आरपीओ रावलपिंडी इमरान अहमद ने भी वार्डन मेहताब को शाबाश दी है और ट्वीट किया कि हैं वही लोग जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो महताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो ट्रैफिक वार्डन जिन्होंने ये खूबसूरत काम किया, एक शख्स की, एक औरत की, एक इंसान की जान बचाई। तो महताब साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले तो ये बताइएगा ये वाकया कहाँ पेश आया था, आपने कैसे हैंडल किया इसे? जी, मैं हाई कोर्ट चौक में ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। एक मुसाफिर वैन में एक खातून थी, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। हमें ट्रेनिंग के दौरान फ़र्स्ट एड की प्रैक्टिस करवाई गई थी, वो मैंने अपनी मदद आपके तहत कोशिश की है कि कुछ समझ सकूं। जब मुझे देखा उनकी हालत ज़्यादा तशवीशनाक है तो मैंने उन्हें फ़ौरन रेस्क्यू करने की कोशिश की, क्योंकि रश रोड पे ज़्यादा होता है, फ़ौरन एम्बुलेंस आने में टाइम लगता। उन्हें मैंने फ़ौरन ही एक पास खड़ी गाड़ी में
बिठाया और हॉस्पिटल ले गया हूँ। वहाँ जब हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो उन्होंने उन्हें फ़र्स्ट एड दी है। काफ़ी टाइम के बाद उनकी जब तबीयत वगैरह संभली है तो डॉक्टर्स वगैरह ने बताया कि इन्हें बर वक्त आपने हॉस्पिटल पहुँचाया, इस वजह से इनकी जान बच गई है। उनकी दुआएं वगैरह लेके तो वहाँ से निकल आए। मेहताब, आपने जो काम सर अंजाम दिया है वो नहायत ही काबिल सताइश है। ये बताइएगा कि आपके महकमे की जानिब से आपको आपका जो ये काम है इसको कितना ज़्यादा सराहा जा रहा है? क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही हम देख रहे हैं, जिसको भी पता चलता है कि आपने इस तरह का काम किया तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और आपकी तारीफ़ भी करता है। आपका महकमा जो है उस पर उसका क्या रिएक्शन है इस पर? जी, मेरे CTO साहब जनाब राय मज़र साहब ने, CPO साहब ने और RPO साहब ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। मुझे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिला है, दिया है उन्होंने, नक़द इनाम भी दिया है और बहुत ज़्यादा इसमें बताया कि आपने हमारा और अपने बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है और आइंदा भी ऐसे करते रहें। हम जब भी ऐसा कोई काम करते हैं, कोई किसी की मदद करते हैं या कोई भी ऐसा मामला होता है तो हमारे अफसरान हमारी बैक करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं हम। ठीक है। अच्छा महताब, आपकी जो जॉब है, ट्रैफिक वार्डन्स की जो जॉब है, बड़ी मुश्किल जॉब है। शदीद गर्मी में खड़ा होना होता है, हर वक्त शोर शराबा, आदम बर्दाश्त देखने को मिलती है, अफरा तफरी के वाक़यात देखने को मिलते हैं। आप ओवरऑल आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ट्रैफिक वार्डन और पब्लिक में सिर्फ एक यूनिफॉर्म का फ़र्क है। हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, इन्हीं लोगों में रस्ते बसते हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं। हमारे अंदर एक अदम बर्दाश्त का इशू है जिसकी वजह से तमाम मामलात बेहतर अंदाज में नहीं चल रहे। हर बंदा ही इसी सोच में, रोड पे आप जब भी आप ही जाते होंगे, रोड यूज़ करते हैं तो हर बंदे को एक जल्दी है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, ना ट्रैफिक में ना किसी और मामले में। इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपने कानून पे अमल दरामद करें। कानून पे अमल दरामद करके ही तमाम मामलात का हल है। बहुत शुक्रिया मेहताब आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। कानून पर अमल दरामद करना है और कानून जो है वो बनाए जाते हैं आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। स्पेशली ट्रैफिक के कवानीन जो हैं वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए हैं, लेकिन नज़र नहीं आता होता हुआ। दूसरों कह रहे थे ना, हर बंदे को जल्दी है यहाँ पे, इस वजह से वो कानून तोड़ते हैं। और जल्दी इस वजह से कि हर बंदे, हाँ, पंक्चुअल कोई नहीं है यहाँ पे, मसला नहीं है। थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं भाई, आप थोड़ा जल्दी उठेंगे तो जल्दी टाइम पर पहुंच जाएंगे। मैं वैसे मुझे ऑफिस जाना, मैं 1 घंटा पहले उठती हूँ सो दैट मुझे ना जरा वरना मेरे हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं ताकि मैं टाइम पर ऑफिस पहुंचूँ। और डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट भी करना होता है पूरे दिन के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अहमद मुश्तबा वुल्वरीन से आपकी मुलाकात हमें करवानी है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कश्मीर डे हो, सामने एक भारतीय हो तो वही होगा जो अहमद मुश्तबा ने किया। जी, हम बात कर रहे हैं कश्मीर डे पर सिंगापुर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट जो हुई थी उसकी, जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय फाइटर आमने सामने हुए थे। सिर्फ 56 मिनट। मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ, उन शायकीन के बारे में जो इस को देखने के लिए आए, इस फाइट को देखने के लिए आए और सिर्फ 56 सेकेंड में वो फाइट खत्म भी हो गई। मैं वैसे उन लोगों के बारे में भी सोच रहा हूँ कि जो रियल लाइफ में अहमद मुश्तबा के साथ लड़ पड़ते होंगे। ये तो एक फाइटर था, 56 मिनट गुजार गया। अब आम बंदा तो पता नहीं 5.6 सेकंड में मेरे ख्याल से कोई पंगा ही नहीं लेता होगा उनसे। एब्सोल्युटली बनता ही नहीं है कि उनसे कोई पंगा ले। अहमद मुश्तबा जी हमारे साथ, उनकी रिजेंबलेंस भी वैसे वुल्वरीन से है, वो एक और टेरराइजिंग पॉइंट है। बहुत ज्यादा साथ मौजूद है अहमद मुश्तबा, उनसे बात करते हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी ये जो फाइट है चंद सेकंड्स में, सिर्फ 50 मतलब एक पूरा मिनट भी नहीं चली। आपने सोचा था इतनी जल्दी ये फाइट खत्म हो जाएगी? देखिए, फाइट इतनी जल्दी फाइटर्स को नहीं पता होता कि फाइट कब खत्म होगी, क्योंकि MMA एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जिसका रेशियो 50-50 है कि वो भी जीत सकते हैं और मैं भी जीत सकता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को अपने पर बिलीफ होता है कि यार मेरी मेहनत पूरी है, मेरे साथ दुआएं हैं और एक सपोर्ट जो कि ऊपर की तरफ से आती है, अल्लाह की तरफ से, वो इंसान को फील हो रही होती है। तो मेरे ख्याल से जब ये चीज़ें इंसान के लिए होती हैं तो वो बिला तकल्लुफ बगैर डरते हुए वो फाइट के अंदर जाता है, रिंग के अंदर जाता है और फाइट करता है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उससे 3 राउंड्स खेलूंगा, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से वो ऐसा मोमेंट बन गया, ऐसी वो टाइमिंग मिल गई मुझे जिसमें मैंने उसको नॉकआउट किया और मैंने जो मेरा हार्डवर्क था वो पेड ऑफ हो गया। और मुझे काफ़ी खुशी है कि 5 फेब को कश्मीर डे पे मैंने 56 सेकंड्स में इंडियन ओपोनेंट राहुल राजू को हराया और एक हिस्ट्री मेड की फॉर पाकिस्तान।
अच्छा अहमद जी, चंद सेकंड्स में ही फाइट खत्म हो गई, सामने रिवायती हरीफ था, कोई हसरत तो दिल में नहीं रह गई कि यार ये 1 मिनट 56 सेकंड हो जाते तो 2-3 और पंचेस लगा लेता। ये मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि ये एक स्पोर्ट है और वहाँ पे आपके मुकाबले, वरना ये भारतीयों के लिए नहीं, ओवरऑल भारतीय खिलाड़ी के लिए, ओपोनेंट के लिए वो केज था, वो तो आपने करने थे, लेकिन कोई किसी किस्म का दिल में मलाल तो नहीं रह गया? नहीं, हसरत तो पूरी की है। जो पहला पंच मेरा लगा था उसके बाद हमारे इंडियन हरीफ माशाल्लाह 2 दिन हॉस्पिटल में रहे, तो लेकिन ये कि हमने स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखाई उनको केज के अंदर, ये ज़रूरी है। एक अच्छे मुसलमान की यही बात है कि वो अपने जो भी है उसके साथ अच्छा सलूक करे, और हमारा फ़र्ज़ भी है बीइंग प्रोफेशनल MMA फाइटर कि हम स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएं, बजाय हमारे ओपोनेंट हमें जो भी कहे जैसा भी हो, लेकिन हमने एक अच्छा जेस्चर शो किया। लेकिन अहमद, भारतीय खिलाड़ी सामने हो, उनके साथ मुकाबला हो, तो मेरे ख्याल से जज्बात ही कुछ और होते होंगे। आप क्या सोचकर रिंग में उतरे थे? जज्बात कैसे थे उस वक्त आपके? देखिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की फाइट थी तो जाहिर सी बात है प्रेशर तो ज़्यादा था, मुल्क की इज्जत की बात थी, दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं कि यार आपने अपने मुल्क की इज्जत रखनी है, हारनी नहीं है फाइट, जो आपके फैंस हैं उनको आपने डिसअपॉइंट नहीं करना, और इतनी सारी मेहनत की आपने, तो अब टाइम आ चुका है, अब टाइम आ गया है। तो वो मेंटली तौर पे हम प्रोफेशनल फाइटर्स तरीके से अपने माइंड को रेडी करते हैं, और फाइट जीतने के बाद जाहिर सी बात है जज्बात बहुत ज़्यादा थे और खुशी का इजहार मैंने किया, और साथ में मैंने स्पोर्ट्समैनशिप का भी इजहार किया, और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। अहमद, आप नेशनल हीरो हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपने ट्रेनिंग कब, कहाँ से स्टार्ट की और किस तरह से ख्याल आया कि ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की तरफ जाना है? मिक्स मार्शल आर्ट्स का जो मेरा जर्नी है वो मैंने क्वेटा बलूचिस्तान से शुरू किया, क्योंकि मेरा ताल्लुक क्वेटा बलूचिस्तान से है। आई एम द सन ऑफ दिस सॉइल, एंड मैंने जो अपना करियर है वो स्टार्ट किया था फाइटर स्पोर्ट्स एकेडमी में। सर महबूब, सर कसीम, रहमतुल्लाह साहब, इनके साथ मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करता था, और फिर मैं बाहर चला गया इस्लामाबाद, वहाँ जाके मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की, साथ साथ मैंने अपनी जो MMA की जर्नी उसको कंटिन्यू किया। वहाँ पे मैंने जिम्स और क्लब्स ज्वाइन किए, और तकरीबन ऑलमोस्ट आई हैव फॉट 12 इंटरनेशनल फाइट्स, जिसमें मैं 10 में मेरी जीत हासिल है। So, अभी मेरा जो प्रोफेशनल अच्छा अहमद, वक्त हमारे पास कम है, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप वुल्वरीन के नाम से मशहूर हैं, ये आपका नाम किस तरह से पड़ा और कहानी क्या है इसके पीछे? ये वुल्वरीन का तो किस्सा इस तरह है कि मैं सहरोज़े पे गया हुआ था, और जब मैं वहाँ से वापस आया हूँ तो मेरी दाढ़ी उस डिज़ाइन और वो उस तरीके से बन गई थी कि जिन दोस्तों के साथ उठता बैठता तो उस टाइम ये नई एक्समैन भी आई थी वुल्वरीन वाली, तो ये सब मुझे वुल्वरीन बोलने लग गए। तो उस टाइम मैं फाइट्स भी करता था, तो उस टाइम बस मैंने अपना निकनेम जो होता है वुल्वरीन रख लिया, तो अहमद वुल्वरीन मुश्तबा बन गया ये। फिर ये ट्रेंड आगे तक चलता रहा और अभी तक चल रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद मुश्तबा हमारे साथ मौजूद थे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू अहमद, इंशाल्लाह आने वाली जो फाइट्स है उसमें भी आप ऐसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मुझे आपने पूछने नहीं दिया कि क्या वाकई इनके क्लॉज भी निकलते हैं कि नहीं हाथ से? वक्त कम है अकबर, हम दोबारा जब इनको बुलाएंगे तब आप अपना ये शौक जो है ना, आप भी अपना मलाल न रह जाए आपके दिल में भी, वो भी पूरा कर लीजिएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो PSL में आज जो मुकाबला होने जा रहा है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल होंगे उस पर कुछ बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान सुपर लीग 6 की बात करें, जिसमें आज मुकाबला होगा लाहौर कलंदर्स, आयशा की फेवरेट टीम, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। दोनों टीम्स के पास बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। बिल्कुल ऐसी है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं और ऐसे खिलाड़ी कौन से हैं जो लास्ट मोमेंट तक मैच को इंटरेस्टिंग भी बना के रखते हैं और किसी भी वक्त यू नेवर नो वो मैच का पासा जो है ना वो पलट सकते हैं। इस पर एक ख़ास रिपोर्ट हमारी साथी एंकर रामीन सैयद जो हैं उनकी जानिब से तैयार की गई है। वो ज़रा बता रही हैं कि किस तरह से कौन कौन से खिलाड़ी हैं, किस किस वक्त में वो काम आ सकते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज के मैच में टकराएंगे। दोनों टीमों के दरमियान अभी तक 10 मुकाबले हुए हैं। 5 मैचेस में लाहौर जीता, जबकि 5 मुकाबलों में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को फतह मिली है। गुज़िश्ता सीजन लीग मरहले के दोनों मैचेस में लाहौर कलंदर्स को कामयाबी मिली थी। और अब बात करते हैं दोनों टीमों के अहम खिलाड़ियों की। लाहौर कलंदर्स में फ़खर जमान मौजूद है। 138 मैचेस इन्होंने खेले, 3525 रन बनाए, जबकि 100 नॉट आउट इनका हाई स्कोर रहा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स में सरफराज अहमद मौजूद हैं। 211 मैचेस खेले, 3088 रन बनाए और 89 नॉट आउट इनका हाई स्कोर रहा।
लाहौर कलंदर्स में मोहम्मद हफीज हैं, 308 मैचेस के साथ 6,791 रन बनाए, जबकि 177 विकेटें इन्होंने हासिल की। जबकि कोयटा ग्लेडिएटर्स में बेन गटिंग मौजूद हैं, 167 मैचेस खेले और 127 विकेटें इन्होंने हासिल की। लाहौर कलंदर्स में शाहीन आफरीदी हैं, 72 मैचेस के साथ 97 विकेटें हासिल की और बेहतरीन बॉलिंग 19 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। कोयटा ग्लेडिएटर्स में क्रिस गेल हैं, 412 मैचेस के साथ, जबकि 175 नॉट आउट इनका हाई स्कोर रहा। लाहौर कलंदर्स में राशिद खान मौजूद हैं, 248 मैचेस के साथ 343 विकेटें हासिल की और बेहतरीन बॉलिंग 27 रन देकर 5 विकेटें हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स में मोहम्मद हसनैन हैं, 46 मैचेस इन्होंने खेले, जबकि 25 रन देकर 4 विकेटें इन्होंने हासिल की। ये मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची की रौनकें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहाल हुई हैं। नए नए ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं वो भी सामने आए हैं। दनानीर मुबीन जो है वो ज़ल्मी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। कल ही मैं ये खबर देख रही थी। अच्छा पैकेज बहुत अच्छा था, रिपोर्ट बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन तशनगी रह गई है, ग्रूव मेरा नहीं मैं सुन सका। मैं आई वाज अवेटिंग। मैं वैसे अभी टाइम तो नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन कल हम कोशिश करेंगे आपके लिए ग्रूव जो है ना उसको अरेंज करवा दें ताकि आपका ग्रूव जो है ना वो पूरा होता है। शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया है, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स, अहम मौज़ूआत के साथ। आप देखते रहिए जी।